चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हिंसा के बाद बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा, देश छोड़ा, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची, एनएसए ढोबाल मिले, लंदन जा सकती है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार 5 अगस्त को पद से इस्तीफा दे दिया। हिंसक माहौल के चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। वे सेना के विमान से रवाना हुई। खबरों के मुताबिक उनकी बहन रेहाना भी उनके साथ थी। वे बंगाल के रास्ते दिल्ली पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतर गया है। इसके बाद वे लंदन, फिनलैंड या दूसरे देश जा सकती है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, देश को अब हम संभालेंगे। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मनु भाकर क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वज वाहक होगी। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते, 11 अगस्त को होगी सेरेमनी। जी हां दोस्तों, डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर पेरिस ओलंपिक के क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वज वाहक होगी। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के एक अधिकारी ने PTI को बताया कि हाँ, मनु को ध्वजवाहक चुना गया है। उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और वह इस सम्मान की हकदार है। दोस्तों, हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया। मनु ने विमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीते। वे एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बर्खास्त IAS पूजा खेड़कर पर लड़की गिरफ्तारी की तलवार, अग्रिम जमानत के लिए पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट। जी हां दोस्तों, बर्खास्त IAS पूजा खेड़कर अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। पूजा ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। दरअसल दोस्तों, UPSC की शिकायत पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने पूजा खेड़कर के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, IT एक्ट और विकलांगता एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पूजा खेड़कर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संसद सत्र का 11वां दिन, विपक्ष ने पूछा सहारा ग्रुप के कितने निवेशकों को पैसा वापस मिला। वित्त मंत्री बोली कोर्ट में जाकर पूछिए। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र का सोमवार को 11वां दिन है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सीकर राजस्थान से सांसद CPIM अमराराम ने पूछा कि सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले कितने लोगों को पैसा वापस किया गया और कितना किया गया। इस पर पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अभी तक 138 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। अमराराम इस पर संतुष्ट नहीं हुए और दोबारा सवाल किया। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कोर्ट में जाकर पूछिए। वित्त मंत्री बोली सुप्रीम कोर्ट हमें सुपरवाइज कर रहा है, हमारे ऊपर हाथ उठाने का कोई फायदा नहीं है। सरकार निर्णय नहीं कर सकती। कोई सदस्य बाहर जाकर यह न बोले कि सरकार पैसे नहीं दे रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ICC ने 544 करोड़ का बजट तय किया। इसमें पाकिस्तान के बाहर वेन्यू के लिए लागतें भी शामिल। अगले साल खेला जाएगा टूर्नामेंट। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए बजट तय कर दिया है। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक ICC ने हाल ही में कोलंबो में अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में करीब 544 करोड़ रुपए यानी कि $65 मिलियन के बजट को मंजूरी दे दी। इस बजट में पाकिस्तान के बाहर कुछ खेलों के आयोजन से जुड़ी लागतें भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाती है तो उसके मैच हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान से बाहर आयोजित कराए जा सकते हैं। ये मैच UAE या श्रीलंका में आयोजित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। CBI की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका हुई खारिज। हाईकोर्ट ने कहा ऐसा नहीं लगता कि उनकी गिरफ्तारी बिना वजह हुई। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही जमानत याचिका के लिए निचली अदालत जाने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि यह नहीं कहा जा सकता कि CBI ने केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी ठोस कारण के की है। कोर्ट ने 29 जुलाई को इस मामले में हुई सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई में CBI ने कहा कि केजरीवाल ही दिल्ली शराब नीति केस के असली सूत्रधार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं की जा सकती थी। 1 महीने के भीतर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि CM अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, साथ ही जमानत के लिए अपील भी करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बुजुर्गों को क्रेडिट कार्ड नहीं देने पर रेणुका चौधरी ने राज्यसभा में RBI को सुनाई खरी खोटी, बोली भेदभावपूर्ण है नियम। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में सीनियर सिटीजन को बैंकों की ओर से क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करने का मसला उठा। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने शून्यकाल के दौरान यह मसला उठाते हुए कहा कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के पैसे बैंकों में डिपॉजिट के तौर पर रखे जा सकते हैं। उस पैसे का बैंक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीनियर सिटीजन को क्रेडिट कार्ड बैंक जारी नहीं करते। रेणुका चौधरी ने बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक के इस नियम पर हैरानी जताते हुए कहा कि यह अजीबोगरीब नियम है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
एमसीडी में सीधे पार्षद नियुक्त कर सकते हैं एलजी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्षदों को मनोनीत करने के लिए दिल्ली सरकार से सलाह जरूरी नहीं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम में 10 मेंबर नॉमिनेट करने के उपराज्यपाल एलजी के फैसले को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जेपी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि एमसीडी में सदस्यों को नामित करने की एलजी की वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल के 10 एल्डरमैन नियुक्त करने के फैसले को बरकरार रखा। इससे पहले मई 2023 में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला कोचिंग संस्थान डेथ चैम्बर बन चुके हैं, ये स्टूडेंट्स की जान को खतरे में डाल रहे हैं। केंद्र दिल्ली सरकार को नोटिस। जी हां दोस्तों, दिल्ली की राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस प्रज्वल भुइया की बेंच ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स को डेथ चैम्बर बताया। बेंच ने कहा कि हम कोचिंग सेंटर्स की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कोचिंग सेंटर्स बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर पूछा कि कोचिंग सेंटरों में क्या सेफ्टी के नियम लागू किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि हमारा यह सोचना है कि अगर कोचिंग सेंटर सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा नहीं करते तो इनको ऑनलाइन मोड में पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दाव, सीएम सैनी ने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने को दे दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले नायाब सिंह सैनी सरकार ने बड़ा दाव चल दिया है। सीएम सैनी ने आज सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों को बधाई देना चाहूंगा कि आज कैबिनेट ने फैसलों को एमएसपी पर खरीद के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा नरसंहार, 1 करोड़ शरणार्थी बांग्लादेश में घुसेंगे, शुभेंदु ने चेताया। दरअसल दोस्तों, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हालत बेहद खराब है। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट हो चुका है। जनता पूरी तरह बगावत पर उतर आई है। अब खबरें हैं कि वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के हालात पर अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आने वाले खतरे के प्रति आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में बांग्लादेश से 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल में आने वाले हैं, इनके लिए आप तैयार रहें। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। रंगपुर में नगर परिषद के पार्षद हरधन नायक की हत्या कर दी गई। सिराजगंज के थाने में 13 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई, इनमें 9 हिंदू हैं। वहीं नोआखली में हिंदुओं के घर जला दिए गए। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल से यही कहूंगा कि वे तुरंत इस मामले को लेकर भारत सरकार से बात करें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अग्निवीरों की शहादत पर कारगिल पैकेज देगी राजस्थान सरकार, पत्नी को 25 लाख नगद, 25 बीघा नहरी जमीन, सरकारी नौकरी, माता पिता को 5 लाख मिलेंगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में अग्निवीरों की शहादत पर अब राज्य सरकार परिवार को कारगिल पैकेज देगी। राज्य सरकार ने शहीदों को दिए जाने वाले पैकेज में अग्निवीरों को भी शामिल किया है। सोमवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने अग्निवीरों के लिए सुविधाएं देने की घोषणा कर दी। दरअसल दोस्तों, शहीद अग्निवीर की पत्नी को कारगिल पैकेज के तहत 25 लाख रुपए नगद, 25 बीघा नहरी जमीन या एमआईजी का मकान, सरकारी नौकरी, बच्चों की फ्री शिक्षा, माता पिता को 5 लाख रुपए की एफडी, रोडवेज में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। अग्निवीर के स्थायी विकलांग होने की स्थिति में भी सरकार कारगिल पैकेज जैसी सुविधाएं देंगी। इंडियन डिफेंडर अमित रोहिदास पर 1 मैच का लगा बैन, जर्मनी के खिलाफ सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे। हॉकी इंडिया ने फैसले के खिलाफ अपील की। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH ने भारत के डिफेंडर अमित रोहिदास पर 1 मैच का बैन लगा दिया है। ऐसे में अमित का जर्मनी के खिलाफ सेमीफाइनल में खेलना मुश्किल है। सेमीफाइनल मुकाबला 6 अगस्त को रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। दरअसल दोस्तों, FIH ने एक बयान जारी कर कहा कि अमित रोहिदास को 1 मैच के लिए बैन किया गया है। हालांकि हॉकी इंडिया ने FIH के इस फैसले के खिलाफ अपील की है। अमित रोहिदास को ब्रिटेन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में 17वें मिनट में रफ टैकल के लिए रेड कार्ड दिखाया गया था। इस मैच में अमित लगभग 17 मिनट खेले थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने शानदार खेल दिखाया था। वायनाड लैंडस्लाइड की जिसने दी थी सूचना, उसकी बॉडी मिली। अब तक 387 मौतें, 180 लापता। आज से वायनाड के स्कूल खोले गए। जी हां दोस्तों, केरल के वायनाड में 29 जुलाई की देर रात बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 387 पहुंच गई है। इनमें से 172 की पहचान हुई है। 180 लोग अब भी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन का आज 7वां दिन है। पीटीआई के मुताबिक वायनाड के चूरलमाला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल की स्टाफ नीतू जो इस हादसे की पहली इन्फॉर्मर थी। उन्होंने इमरजेंसी सर्विस को सबसे पहले अलर्ट कर मदद की गुहार लगाई थी। नीतू ने डॉक्टर शाहनवाज पिल्लयाल को भी फोन किया था, जो उसी हॉस्पिटल में डिप्टी जनरल मैनेजर हैं जहां नीतू काम करती थी। बाद में उनकी बॉडी अब मिली है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मेडल हाथ से फिसला, लक्ष्य सेन पहला गेम जीत कर भी हारे मैच। जी हां दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में लक्ष्य सेन के हाथ से मेडल फिसल गया है। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन को ब्रोंज मेडल मुकाबले में बढ़त लेने के बाद भी हार का सामना करना पड़ा। ली जी जिया ने पहला गेम हारने के बावजूद यह मैच जीता और मलेशिया को ब्रोंज मेडल दिला दिया। लक्ष्य सेन की हार के साथ ही भारत का पेरिस ओलंपिक में चौथा मेडल जीतने का इंतजार बढ़ गया है। 22 वर्षीय लक्ष्य सेन के लिए इस हार के बावजूद पेरिस ओलंपिक ऐतिहासिक साबित हुआ। वे ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं।